जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 मैथ मैराथन। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में ना तो बहुत ज़्यादा टफ ही क्वेश्चन उठाता है मैथ का और ना ही बहुत ज़्यादा इजी। तो इजी तो कह सकते हैं लेकिन बहुत टफ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे देखते हैं कि उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया गया है। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हमारा दोस्तों संख्या पद्धति से है। संख्या पद्धति से वो भी डिविजिबिलिटी का रूल। डिविजिबिलिटी का रूल आप लोग जानते ही हैं कि अपने आप में एक चैप्टर से कम नहीं है। तो देखते हैं क्या कहता है। यदि 9 अंकों की संख्या 9, 8, 5 यक्स 3, 6, 7, 8 वाई संख्या 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं 72। अगर 72 से कोई संख्या विभाज्य है तो उसे 9 से और 8 से विभाज्य होना पड़ेगा। 9 से और 8 से विभाज्य होना पड़ेगा। तो दोस्तों 8 का विभाज्यता का रूल यह कहता है, अगर इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है 7, 8 वाई अर्थात 708 और प्लस में वाई। तो यहाँ पे देखते हैं 78 है तो 8 9 72 बचा कितना 6 और 6 के जगह पे 6 बचा है तो y के जगह पे कौन सी संख्या होगी, अर्थात दहाई का स्थान 6, इकाई का स्थान y। तो 8 28 64 अर्थात यहाँ पे y के स्थान पे हमारा आया 4। y के स्थान पे हमारा आया 4। तो अब देखते हैं, अर्थात यह संख्या अब y के स्थान पे अगर 4 आ गया है तो यह संख्या पूरी की पूरी 8 से कट जाएगी। और 9 से कटने के लिए x के स्थान पे कुछ भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। 9 के स्थान पे 9 के विभाज्यता का रूल यह होता है, अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो दोस्तों देखते हैं कितना आएगा। 9 9 8 17 17 5 22 17 5 22 22 3 25 25 6 31 31 7 38 38 38 8 46 46 और y के स्थान पे 4, y के स्थान पे 4 46 4 50। तो 50 प्लस यक्स यह जो है 9 से विभाज्य होगा। 9 से विभाज्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 9 पचे 45 9 छक 54 9 पचे 45। तो यहाँ पे बच रहा है हमारा 5 और 5 अगर हम 5 में कितना जोड़ दें कि हमारा 9 हो जाए, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यक्स के स्थान पे भी 4 आया। यक्स के स्थान पे भी 4 आया। तो दोस्तों कहा गया है 4x माइनस 3y। तो 4 गुणे यक्स के स्थान पे 4 माइनस 3 y के स्थान पे 4। तो दोस्तों 4 चौक 16 माइनस 3 चौक 12 अर्थात इनका मान आएगा 4। तो दोस्तों हमारा उत्तर आया है 4। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा यह भी है संख्या पद्धति से। यह भी है हमारा संख्या पद्धति से। और दोस्तों देखते हैं, यह टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक होता है, अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक कहते हैं इसको। तो कहा है जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है
तो शेष 3 बचता है। यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा? दोस्तों यहाँ पे यह रूल होता है n के स्थान पे जो शेष बचा रहता है उसी को मान लिया जाता है। तो यहाँ पे 6n है तो 6 गुणे 3 माइनस का 1 तो 6 3 18, 18 माइनस 1 17, और 17 को जब हम 8 से विभाज्य करेंगे तो यहाँ पे 8 दूनी 16 1 17, अर्थात हमारा शेष आएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, यह क्वेश्चन भी डिविजिबिलिटी के रूल पे है। तो दोस्तों देखते हैं। तो कहा है यदि संख्या 1005 यक्स 4 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो यक्स के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 8 से विभाज्यता का रूल यह होता है कि इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य होगी तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो दोस्तों सबसे छोटा पूर्णांक हमारा 0 है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं तो सबसे छोटा पूछा है तो 0 रखते हैं। अगर यह कट जाएगा तो यहाँ पे 5 यक्स 4, अगर हम इसको 8 से विभाज्य करेंगे तो यक्स के स्थान पे हम पहले शून्य रखेंगे। अगर यह संख्या कट जाएगी तो सबसे छोटा पूर्णांक हमारा शून्य हो जाएगा, नहीं तो ए रखेंगे 1। तो दोस्तों देखते हैं 8 6 48 बचा हमारा 2, तो 8 8 त्रिक 24, अर्थात यह कट जाएगा हमारा 63 बार में। तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, सबसे छोटा पूर्णांक हमारा 0। दोस्तों इसी श्रृंखला में चलते हैं अब अगला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 2 अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी यदि उनका एलसीएम 1 है। तो दोस्तों यह बात तो गलत है। अगर कोई भी संख्या सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम 1 नहीं होगा, तो उनका एलसीएम जो होगा उन दोनों का गुणनफल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम एलसीएम कोई भी संख्या मान लो, अगर है 2 और 3, ये दोनों आपस में सहभाज्य हैं तो उनका एलसीएम तो इन दोनों का गुणा। तो दोस्तों या तो हमारा गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 2 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से विभाज्य होता है। हाँ दोस्तों यह हमारा बिल्कुल सही है। अगर इनका एलसीएम 6 है तो इनका एचसीएफ 1 होगा, और 1 से यह 6 विभाज्य है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 2 संख्याओं का एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोस्तों यहाँ पे यह अगर प्लस के जगह पे गुणा का चिन्ह होता, जोड़ के जगह पे गुणा का चिन्ह होता तो यह ऑप्शन सही हो जाता, हालांकि है नहीं। तो यह ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो यहाँ पे और कहा गया ऑप्शन नंबर डी, 2 संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ भाजक होता है। यह बात गलत होता है, अर्थात एचसीएफ जो होता है इसका फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दोनों में कॉमन है, अर्थात दोनों में पाई जाती है। तो दोस्तों यह भी हमारा गलत होगा। तो
अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर भी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह क्वेश्चन है हमारे लासा और मासा से। तो कहा है 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 बचता है। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इनका लासा पहले लेंगे तभी तो हमारा पता चलेगा कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे इनका लासा, तो पहले हम इसमें से 4 कॉमन लेंगे। 4 इनका लासा, तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे 3 गुणे 3 चौक 12 तो 4 गुणे 3 पचे 15, 3 पचे 15, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 120, अर्थात इनका लासा, इनका इन चारों पांचों संख्याओं का लासा 120 आएगा। अर्थात वह सबसे छोटी संख्या 120 होगी जो 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित होगी। तो दोस्तों कहा है 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? दोस्तों हम जानते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9 अर्थात 9,99,999। तो यहाँ पे 120, अर्थात हम पहले पता करेंगे वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अगर हम 12 से भाग करेंगे, 120 से भाग करेंगे जो कि हमारा लासा था, तो यहाँ पे 12 छक 72, तो यहाँ पे 12 छक 72, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। दोस्तों यहाँ पे 12 अट्ठे 96, तो यहाँ पे आएगा 960, तो 0 3 यहाँ पे कुछ नहीं, फिर यहाँ पे 12 तिहाई 36, 360, 9 3 कुछ नहीं, 1 9 यहाँ पे आएगा, तो 12 तिहाई 36, 60, 9 3 और ये वाला आएगा, तो यहाँ पे 12 तिहाई 36। तो दोस्तों अगर हम 9,99,999 में से 39 घटाएंगे तो वह संख्या हमारी इन सब से पूरी तरह से विभाज्य होगी और शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों यह रूल होता है अगर शेषफल बचाना है तो इन सब का अंतर अगर सेम रहे तो उसी को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम घटाएंगे इसका अंतर देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है और इन सब में भी 4 है, 4 है। तो यहाँ पे हम 4 को ऐड करके इसी में से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 9,99,999 माइनस 43। तो यहाँ पे आएगा 9 6 और 5 9 9 9 9, अर्थात 9,99,956, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह भी हमारा लासा मासा से दिख रहा है। तो दोस्तों
क्वेश्चन है 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से विभाज्य हैं। अर्थात पहले हम देख लेते हैं 5, 6 और 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ पे इन सब का लासा, इन सब में कुछ कॉमन तो है नहीं, यहाँ पे इनका गुणा हो जाएगा, इनका गुणा हो जाएगा। अर्थात यह संख्या 5 छक 30, 30 सत्ते 210, 30 सत्ते 210, अर्थात वह सबसे छोटी संख्या यह है जो तीनों से कटेगी 210। 210 कहा है 400 और 700 के बीच। तो यहाँ पे अगर हम इसका दो गुना करेंगे तो आएगा यहाँ पे 420 और हम अगर 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 630। तो अगर हम 4 गुना करेंगे तो दोस्तों हमारा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारी सिर्फ और सिर्फ दो संख्याएं ऐसी हैं, एक 420 और दूसरी 630। तो दो ही संख्याएं हैं जो कि इन सब से विभाजित होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों इसी श्रृंखला में चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाँ, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि यह अभी तक यूपीपी में पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे पूछा है 3600 के कितने गुणनखंड हैं। 3600 के कितने गुणनखंड हैं। 3600 को पहले तो हम यहाँ पे 36 गुणे 100 लिख सकते हैं, 36 गुणे 100 लिख सकते हैं, और 36 को 9 गुणे 4 लिख सकते हैं, और इसको भी हम 25 चौका 100, 25 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो हम इसको 3 की 2 घात गुणे 2 की 2 घात और यहाँ पे 5 का 2 घात और 2 का 2 घात। दोस्तों इसका मतलब यह होता है कि हमको पहले इनको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना होता है, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 2 अर्थात 2 की 4 घात गुणे 3 की 2 घात और 5 की 2 घात। तो दोस्तों गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही होता है, इसकी घात में जितना है एक ऐड करके सब में गुणा कर दो, इनमें भी। तो इसका 4 1 5 गुणे 2 1 3 गुणे 2 1 3, यहाँ पे 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, अर्थात यह हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर, अर्थात अपने आप का 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, यह है। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि 100% बराबर कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और यहाँ पे 16% बढ़ाया गया है, 16% बढ़ाया गया है, अर्थात जो मान यह दिया गया है 116 का मान दिया है, 116% का मान दिया गया है 1914। और यहाँ पे 1% का मान पहले हम ज्ञात करेंगे, 1914 बटे 116, और अपने आप में कोई संख्या कितनी होती है, तो 100% होती है। 100 से गुणा जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे यह आएगा 16 1 के 16, 16 छक्का 96, हाँ। तो यहाँ पे आएगा 16.5 और गुणे 100, यहाँ पे आएगा 1650। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। दोस्तों
यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है और यह क्वेश्चन है रेशियो का। तो कह रहा है एक परिवार का गेहूं, सब्जियों और तेल पर व्यय। गेहूं, सब्जियों और तेल पर व्यय 12:8:5 के अनुपात में है। 5 के अनुपात में है। दोस्तों यहाँ पे अगर कोई भी संख्या अनुपात में है, तो यहाँ पे कुछ न कुछ छिपा रहता है। हम मान लेते हैं यहाँ पे या 12 ना हो के 1200 था। क्या था? 1200। तो यहाँ पे अगर हम 100 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे भी 100 से और यहाँ पे भी 100 से गुणा करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है बाद में इन वस्तुओं के मूल्य क्रमशः 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो गई। अर्थात 1200 का 50%, 50% मतलब आधा। तो 1200 का 50% 600 होता है। 600 इसमें वृद्धि हो गई तो 12 6 1800 और इसका कह रहा है 25%, 25% मतलब एक चौथाई। तो इसका एक चौथाई होगा 200। तो अर्थात पहले था 800, अब वो हो जाएगा 1000। और यहाँ पे कह रहा है 40%, 40% मतलब होता है 2/5, 2/5। तो दोस्तों यहाँ पे 2/5 का मतलब हो जाएगा 200। तो 500 पे 200 की वृद्धि तो यहाँ पे आएगा 700। तो पहले इनका योग कितना होता था? इनका योग होता था 12 8 20, 20 5 2500। अर्थात इनका व्यय जो था पहले 2500, अब कितना है? तो यहाँ पे 8 7 15 15 और 1 2 3 3500। पहले था 2500, अब आया 3500। तो यहाँ पे वृद्धि कितने की हुई? वृद्धि हुई हमारी 1000 की। वृद्धि हुई हमारी 1000 की कितने के ऊपर? 2500 के ऊपर। 2500 के ऊपर परसेंटेज में निकालने के लिए हम यहाँ पे 100 से गुणा करते हैं। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा यह है कुछ फलों को ₹100 में 11 की दर से खरीदे और उतने ही फल ₹100 में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को ₹100 में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों पहले हम देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रुपए और यहाँ पे लिखते हैं सामान। क्या लिखते हैं? रुपए और सामान। तो यहाँ पे 100 रुपए में 11 की दर से, 100 रुपए में 11 की दर से पहला, और दूसरा 100 रुपए में 9 की दर से। तो लेकिन कहा है उतने ही फल। क्या कहा है? उतने ही फल। अगर उतने ही फल हैं तो हमारा इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 9 से गुणा और यहाँ पे 11 से। तो अगर हम सामान में गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी गुणा होगा और यहाँ पे इसको 11 से गुणा होगा, क्योंकि अगर हम सामान में गुणा कर रहे हैं तो रुपए में भी गुणा होगा। तो इसका मान आया हमारा 1100, 900 और 1100, 900 और 1100। और यहाँ पे दोस्तों 11 9 99, अर्थात 99, दोनों का समान 99। तो पहले का मूल्य 900 और दूसरे का मूल्य 1100। तो दोनों का मूल्य हमारा होगा 2000। और 2000 रुपए में हम कितना सामान पाए हैं? 99 दुइयां 198, 198।
तो दोस्तों 198 समान हम 2000 में पाए हैं, 2000 में पाए हैं। तो कहा है 100 में 10 की दर से, अर्थात 100 में 10 की दर से। तो यहाँ पे सामान हमारा अगर 198 है तो हम इसमें 198 से गुणा करेंगे। अगर इसमें 198 से गुणा किए हैं तो इसमें भी 198 से गुणा करेंगे, इसमें भी 198 से गुणा करेंगे। और अगर हम इसमें 198 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे 10 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको भी। अब हम इस सामान को बेच दिए हैं, इस सामान को बेच दिए हैं। इस सामान से अब हमको कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ पूरे पैसे से मतलब है, पूरे पैसे से मतलब है। अर्थात 2000 दहम्मा 2000 दहम्मा 20,000, 2000 दहम्मा 20,000 और 198 गुणे 100, 198 गुणे 100 अर्थात 19,800, 19,800। तो यह हमारा है क्रय मूल्य, यह है हमारा क्रय मूल्य और यह है हमारा विक्रय मूल्य। तो इनमें से हम घटा देंगे, इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा लाभ या हानि पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा हानि हुआ है, हानि हुआ है। और कितने का हानि हुआ है? तो 200 का, 200 का अगर हमारा हानि हुआ है, और 200 का हानि हुआ है कितने के ऊपर? 2000 के। 200 रुपये का हानि, 200 रुपये का हानि 2000 रुपये के ऊपर, 2000 रुपये के ऊपर अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100, गुणे 100। 2 शून्य से 2 शून्य, एक और 20,000 है, 20,000 दोस्तों, सॉरी। यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य और 2 से 2 अर्थात 1%, 1% का हानि, 1% का हानि। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन है औसत से, यह क्वेश्चन है औसत से। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो दोस्तों कहा है ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है, औसत आयु 20 वर्ष है, अर्थात संख्या 3 है, अर्थात संख्या 3 है। तो ये लोग दिया गया है, लोग दिया गया है, तो अर्थात 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। और कहा है औसत हमारा 20 है, औसत हमारा 20 है। अगर औसत हमारा 20 है और बराबर योग हमको ज्ञात करना है, योग हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे योग बराबर आएगा 60, योग बराबर आएगा 60। अगर यह 3 यहाँ पे भाग है, यहाँ पे आएगा गुणा होगा तो आएगा 60। और कहा है बी और सी का औसत, अर्थात 2 लोगों का, 25 दूना 50, 25 दूना 50। तो 25 गुणे 2 बराबर 50 है। तो एक ही आयु, एक ही आयु, अगर हम दोनों की आयु, तीनों की आयु में से दोनों की आयु घटा देंगे तो एक की आयु आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों 60 में से 50 गए 10, अर्थात हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा यह है, एक कक्षा में एक परीक्षा में 30 छात्रों का औसत स्कोर 69 है, 69 है। तो बाद में यह पाया गया, तो दोस्तों 30 छात्र हैं और उनका औसत स्कोर 69 है। और बाद में पाया गया कि एक छात्र के स्कोर को 58 के बजाय 88 जोड़ लिया जाता है, अर्थात ज़्यादा जोड़ा गया। अगर ज़्यादा जोड़ा गया तो उनका औसत में भी कुछ वृद्धि हुई होगी,
कुछ वृद्धि हुई होगी। तो हम पहले देखते हैं कितना ज़्यादा जोड़ा गया, कितना ज़्यादा जोड़ा गया। 58 की जगह पे 88 जोड़ा गया, अर्थात 30 की 30 जो है हमारा ज़्यादा जोड़ लिया गया। अगर 30 अंक हमारे ज़्यादा जोड़ लिए गए और 30 लोग थे तो सब में एक एक अंक ज़्यादा जुड़ा, एक एक अंक ज़्यादा जुड़ा, अर्थात 30 अगर 69 था तो अगर हम एक घटा देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 68, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन यह है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के औसत से अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। दोस्तों तो यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रथम 8 अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 और दूसरी 3, तीसरी 5 और 7 और 11 और 13 और 17 और 19। तो यहाँ पे कितने हुए? 8 बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं हम 8 संख्या हो गई। 8 संख्या अब जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 9 9 7 16, 9 7 16, 16 3 19, 20 20 7 27, 27 3 30, 30 7 37, 37 के 7 हासिल 1 हासिल 3। तो यहाँ पे 3 4 5 और एक 6 और एक 7, यहाँ पे 7 और 77/8। कुल संख्या हमारी 8 है। तो कुल योग में कुल संख्या से भाग दिया जाता है। तो अभाज्य संख्याओं का औसत हमारा आया 77/8, 77/8। और कहा है प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का। तो यहाँ पे पहली सम संख्या 2, दूसरी 4 और 6 और 8 10 12। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम इस प्रकार से जोड़ेंगे तो जाएगा 20 तक, जाएगा 20 तक। तो बीच की संख्या हमारी, अर्थात यहाँ पे 10 और 11 के बीच में आएगी, 10 और 12 के बीच में आएगी, अर्थात 10 और 12 के बीच में हमारी संख्या है 11। तो औसत हमारा आएगा 11, औसत हमारा आएगा 11। पहली 8 अभाज्य संख्याओं का औसत 77/8 आया है, 77/8 आया है। और प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 5, इसके बाद भी 5 संख्या होंगी, इसके बाद भी 5 संख्या होंगी, अर्थात 5वीं और 6वीं संख्या के बीच में जो संख्या आएगी वह संख्या हमारी औसत होगी, वह संख्या हमारी औसत होगी। तो दोस्तों यहाँ पे औसत हमारा 11, तो औसत हमारा 11, यहाँ पे इसको हम जब गुणा करेंगे तो 77 गुणे 88 हो जाएगा, 77 अनुपाते 88, 77 अनुपाते 88। और जब हम इसको 11 से सरल करेंगे तो 11 सत्ते 77, 11 आठे 88। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यह सवाल हमारा जो है अनुपात से आया है, यह अनुपात से आया। कहा है यदि 3 9 का तृतीय अनुपात p है, 3 9 का तृतीय अनुपात p है तो 6p4 का चतुर्था अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों तृतीय अनुपात होता है a अनुपाते b, a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते c, b अनुपाते c। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है a के स्थान पे 3 है, a के स्थान पे
3 है, बी के स्थान पे 9 है। समानुपाते बी के स्थान पे 9 है तो इसके स्थान पे पी है। सी के स्थान पे क्या है दोस्तों? पी है। और पी कहा गया, हम इसको लिख सकते हैं 3/9 बराबर 9/पी, 9/पी। और यहाँ पे 3 त्रिका 9, पी बराबर हमारा आ जाएगा, पी बराबर 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, अब कहा है चतुर्थानुपात ज्ञात करो, चतुर्थानुपात ज्ञात करो। तो 6/27 समानुपाते 4/x, 4/x। दोस्तों चतुर्थानुपात का यह होता है A/B समानुपाते C/D, यह होता है। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 6/27 बराबर 4/x। दोस्तों इसको हम जब काटेंगे 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, तो 3 9 27, x बराबर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है, अगला क्वेश्चन हमारा यह है, दो 25 लीटर वाले 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा और बाकी पानी है। दोस्तों 30% का मान हम लोग जानते हैं होता है 3/10, 3/10। तो दोस्तों अगर 10 में 3 भाग पानी है, अगर 10 में 3 भाग पानी है तो 7 भाग हमारा क्या बोला है? मदिरा बोला ना। अगर 3 भाग मदिरा है तो 7 भाग पानी है। तो यहाँ पे 10 अगर हम 25 में 10 से भाग देंगे तो आएगा 2.5, तो आएगा 2.5। अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 7.5। क्या आएगा? 7.5। अगर इसमें से 7.5 हम निकाल दे रहे हैं, 7.5 निकाल दे रहे हैं तो बचा कितना? बचा हमारा 17.5, बचा हमारा 17.5। और बोला है यदि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाए। अगर पहले 25 था तो अब हमारा हो गया 25 5 30, 25 5 30। तो पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत क्या है? मदिरा का प्रतिशत क्या है? तो पहले था 25, अब है हमारा 30, अब है हमारा 30। और हम करते हैं प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणे 100, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणे 100। जब 1 दशमलव यह हटाएंगे तो नीचे यहाँ पे 10 से गुणा हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 5 15, अर्थात 25 तियाँ 75%, 25 तियाँ 75%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा यह है, 2 प्रकार का दूध है, 2 प्रकार का दूध है। एक प्रकार के दूध की कीमत 70 रुपये लीटर है और दूसरे प्रकार की दूध की कीमत 50 रुपये लीटर है। यदि दोनों प्रकार के दूधों को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण का मूल्य 55 रुपये लीटर होगा। इस नए मिश्रण में 2 प्रकार के दूध का अनुपात ज्ञात करो। दोस्तों अगर 2 प्रकार की वस्तुएं मिलाई गई हैं, 2 प्रकार के कीमत की वस्तुएं मिलाई गई हैं, उससे एक नई कीमत की वस्तु का पता लगाना है तो इस रूल में हम सबसे बढ़िया रूल लगाते हैं एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है कोई अगर संख्या ए है और बी है, अगर कोई संख्या इन दोनों को मिलाने से सी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? सी उत्पन्न होती है। तो सी का मान या तो ए से बड़ा होगा या तो बी से
छोटा होगा। या तो ए से बड़ा होगा, या तो बी से बड़ा होगा, या तो ए से छोटा होगा, या तो बी से छोटा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका अंतर लेते हैं, यहाँ पे इसका अंतर लेते हैं। और जो अंतर में आता है, और जो अंतर में आता है, तो यहाँ पे मान लो आया x और यहाँ पे आया y, तो इन दोनों के मिश्रण का अनुपात यही हो जाएगा, x अनुपात y। तो दोस्तों इसी रूल पे हम लगाएंगे, इसी रूल पे हम लगाएंगे। ए का मान दिया गया है 70, पहले का मान दिया गया है 70 और दूसरे का मान दिया गया है 50, और दोनों का मिश्रण जो है हमारा यहाँ पे दिया गया है 55। क्या दिया गया है दोस्तों? 55। तो हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे, तो यहाँ पे 50 में से 55 में से 50 गए 5, और यहाँ पे 70 में से 55 गए 15। तो इसका जब अनुपात लेंगे तो 5 1 के 5, 5 तियाँ 15, अर्थात 1:3, 1:3। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा है, किसी कंटेनर में 30 लीटर दूध है, 30 लीटर दूध है, जिसमें से 3 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराया जाता है, 3 बार दोहराया जाता है, 3 बार दोहराया, ये डबल बार नहीं भैया, 3 बार दोहराया जाता है। कंटेनर में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करो। मान लो अगर 3 लीटर 30 में से, अर्थात यहाँ पे 1/10, 1/10, अर्थात पहले 10 था तो अब 1 कमी हो जाएगी, 1 कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिखेंगे 9। या तो हुआ पहली बार का, या तो हुआ पहली बार का, और दूसरी बार भी यही होगा, और तीसरी बार भी यही होगा, और इन सब का गुणा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज वाला रूल लगेगा भैया, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज वाला रूल लगेगा। तो 10 का क्यूब 1000, 10 का क्यूब 1000, और यहाँ पे 9 का क्यूब 729। क्या होगा? 729, अर्थात पहले हमारा 1000 था, अब बचा है 729। तो कितने की कमी आई है? कमी आई है 271, 271 की, 271 की। और पूछा है पानी, यही तो जो कमी आई है, इतना हमारा पानी आया है, क्योंकि दूध के स्थान पे पानी मिलाया जाता था, दूध के स्थान पे पानी मिलाया जाता था। तो यहाँ पे 271 अनुपात 729। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, 15 व्यक्तियों का औसत आयु 32 वर्ष है, अर्थात 15 व्यक्ति थे और 32 वर्ष उनका आयु था, औसत आयु। अगर 2 व्यक्ति और जोड़ दिए जाएं तो औसत 3 बढ़ जाता है। दोस्तों अगर दो व्यक्ति और ऐड करेंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, और यहाँ पे 32 के जगह पे 35 हो जाएगा, अर्थात वे दोनों अपना तो 35 वर्ष लेके आएंगे, अपना तो 35 वर्ष लेके आएंगे, और इतना फालतू लेके आएंगे कि इन 15 पे 3 वर्ष बढ़ जाएगा, 3 वर्ष बढ़ जाएगा, अर्थात 15 तियाँ 45 वर्ष वो अपने आप से ज़्यादा लेके आएंगे, 45 वर्ष ज़्यादा लेके आएंगे। तो उनका 35 दूना 70, अपना तो 70 लेके आएंगे ही। तो यहाँ पे 5 और 7 4 11, अर्थात उनके आयु का योग 115 है, उनके आयु का योग 115 है। माना पहला व्यक्ति ए था और दूसरा व्यक्ति
बी था और दूसरा व्यक्ति बी था और कहा है नए व्यक्तियों की आयु का अंतर 9 वर्ष है, अर्थात ए और बी के आयु का अंतर 9 वर्ष है। ए और बी के आयु का अंतर 9 वर्ष है। नए व्यक्ति में से छोटे की उम्र क्या है? नए व्यक्ति में से छोटे की उम्र क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर ए और बी का आयु दिया है 115 तो हम इसको काट देंगे। जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 2a बराबर 9 5 14 2 1 और 2 छक 12 2 दूना 4 अर्थात ए का मान आएगा 62 वर्ष। ए का मान आएगा 62 वर्ष। तो बी का मान आएगा 62 माइनस 9 तो 9 3 12 5 अर्थात 53 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा यह है ए बी और सी के दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों किसी कार्य को 27 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी उसी काम का 4/9वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोस्तों अर्थात इसका अनुपात का मतलब यह है ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 5 काम और सी एक दिन में 3 काम करते हैं। तो यहाँ पे कहा है तो वो सब मिलाकर एक दिन में 10 काम करते थे तो उनको 27 दिनों तक काम करना, 27 दिनों तक कोई काम किए तो यहाँ पे आया 270 अर्थात काम था 270 काम था और कहा है 4/9 अर्थात 270 का 4/9 9 त्रिक 27 अर्थात 120 काम बी और सी कितने दिनों में करेंगे? बी की दक्षता है यहाँ पे 5 और सी की दक्षता है 3 तो 5 3 8 काम अर्थात एक दिन में 8 काम करेंगे तो 120 दिन में कितना काम? तो 120 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो यहाँ पे 8 के 8 8 पंचे 40 अर्थात 15 दिन में उस काम का 4/9वां हिस्सा ये दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के, तो मेल फीमेल और बॉय, 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं। किसी कार्य को 5 दिनों में, मान लो 5 दिन में पूरा करते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है अर्थात मान लो वह एक काम करता है, महिला उससे दुगना काम करती है। भैया यहाँ पे महिला बहुत काम कर रही है अर्थात 2 काम करेगी। तो और कहा है काम करती है और पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है अर्थात अगर यह 1 है तो यह आधा होगा 1/2 तो इनकी कार्यक्षमता का यहाँ पे यह होगा 2 1 के 2 2 दूना 4 और यह 1 तो दोस्तों यहाँ पे अगर एक व्यक्ति 2 काम कर रहा है तो 3 व्यक्ति
6 काम करेंगे। अगर एक औरत 4 काम कर रही है तो 4 औरत 16 काम करेंगे। और यहाँ पे अगर एक लड़का 1 काम कर रहा है तो 6 लड़के 6 काम करेंगे। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 6 त्रिक 18, एक दिन में 6 त्रिक 18 और 1 2, अर्थात एक दिन में वे सब मिलके 28 काम करते थे और 5 दिन तक काम किए। तो पहले हम काम का पता लगा लेंगे। तो 5 अठे 40, 5 दूनी 10, 4 14, अर्थात 140 काम था। 140 काम था। और कहा है कितनी महिलाएं अकेले ही उस कार्य को 7 दिनों में पूरा करेंगी। 7 दिनों में पूरा करेंगी, अर्थात अगर एक महिला काम करेगी तो यहाँ पे 7 दिनों में कैसे पूरा होगा? नहीं होगा। तो पूछा है कितनी महिलाएं, अर्थात कितनी महिलाएं। अगर एक महिला एक दिन में 4 काम कर रही है, अगर एक महिला एक दिन में 4 काम कर रही है तो 7 दिन में कितना करेगी? अर्थात 28 काम करेगी। 28 काम करेगी, 28 काम करेगी। इसी प्रकार से कितनी महिलाएं, अगर हम 140 में 28 से भाग दें तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे 14 दूनी 28, तो यहाँ पे बचा 2, 2 पंचे 10, अर्थात 5 महिलाएं, अर्थात 5 महिलाएं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आया है 10 पुरुष या 12 महिलाएं, 10 मेल बराबर 12 फीमेल एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों पहले हम इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं, अर्थात इनकी दक्षता क्या है। तो यहाँ पे मेल बटे फीमेल, अगर यहाँ पे 12 और 10 अर्थात 6 और 5, तो मेन बराबर 6 और फीमेल बराबर 5, फीमेल बराबर 5। कहा गया है एक औरत 5 काम और एक मर्द 6 काम। तो कितने थे? 10 पुरुष अर्थात 10 काम, और यहाँ पे 12 महिलाएं। क्या थी? 12 महिलाएं। और कहा है 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, अर्थात 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो काम भी 10 होगा यहाँ पे। तो 6 दहम 60 और 1200, अर्थात काम हमारा जो आएगा हमारा 600, आएगा हमारा 600। कहा है यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं, 5 पुरुष और 2 महिलाएं, तो पुरुष कितना काम करते हैं एक दिन में? एक पुरुष एक दिन में 6 काम करता है। तो 5 पुरुष 6 पंचे 30 काम करेंगे, 30 काम करेंगे। और 2 महिलाएं, अगर एक दिन में एक महिला 5 काम कर रही है तो 2 दिन में 2 महिलाएं कितने करेंगी? 2 महिलाएं करेंगी हमारा 5 दूनी 10 काम। तो आएगा पूरा हमारा 40 काम, अर्थात ये 5 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर एक दिन में 40 काम कर रही हैं। तो 600 काम कितने दिनों में पूरा करेंगी? तो अर्थात बटे 400। तो यहाँ पे 0 से 0, 4 के 4, 4 पंचे 20, अर्थात 15 दिन, अर्थात 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम 168 है और उनकी एचसीएफ 12 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। दोस्तों यहाँ पे अभी जो पहला क्वेश्चन लासा मासा का था
तो यहाँ पे कहा गया है HCF 12, HCF 12 हमेशा इसलिए होता है क्योंकि वह दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। और एलसीएम यह होता है जो कॉमन होगा वो भी और जो कॉमन नहीं होगा वो भी, उन सब का गुणा। तो यहाँ पे देखते हैं तो 12, 12 इक्के 12 और 12 चौक 48, 12 चौक 48। तो यहाँ पे अर्थात 14 वह संख्या आएगी, अर्थात 14 का सहअभाज्य, 14 का सहअभाज्य आएगा। अगर हम जोड़ेंगे काटेंगे इसको तो 7 गुणे 2, 7 गुणे 2। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो संख्या आएगी, यहाँ पे जो संख्या आएगी हमारी, तो 7:2 के अनुपात में होंगी। अर्थात ये जो दो संख्याएं होंगी वे संख्याएं 7:2 के अनुपात में होंगी। और कहा है इनका अंतर 60 है, अर्थात 7 और 2 का अंतर 5 है और इसके बराबर दिया हुआ है 60। तो एक बराबर क्या आएगा, एक बराबर 12, एक बराबर 12। और कहा है इन दोनों का योग, अर्थात 7 और 2, 9 गुणे 12 बराबर 12 9 108। हमारा इन दोनों संख्याओं का योग आएगा 108। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है सुधा अपनी आय की 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोस्तों, अगर कोई भी संख्या 15% बचाती है तो उसमें से 85% उसका व्यय भी होता होगा। तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 85, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 85। तो मान लो यहाँ पे अगर 20% हम बढ़ाएंगे, अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इसका दशमलव में जाएगा, लगभग दशमलव में जाएगा या कुछ समथिंग में। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 100 और यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100। और कह रहा है उसका व्यय 20% बढ़ता है। यह इसका था बचत, यह इसका था बचत और यह इसका था व्यय, यह इसका था बचत और यह इसका था व्यय। कह रहा है 20% व्यय उसका बढ़ता है, अर्थात इसका 20% जब बढ़ जाएगा तो यह अपने आप का कितना हो जाएगा, 120%, 120%। तो और अगर यहाँ पे 120% हो जाएगा, अगर यह 60% की वृद्धि हो रही तो इसमें भी 60% की वृद्धि होगी। तो 15 छक्का 90। तो यहाँ पे 1500 का 160%, 160%। और यहाँ पे 8500 का 120%, 120%। प्रतिशत। तो 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ पे भी 2 शून्य से 2 शून्य। तो 15 शून्य शून्य, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और हासिल 9, 15 इक्के 15, 15 9 24, 15 9 24। और यहाँ पे शून्य 12 पंचे 60, शून्य हासिल 6, 12 अट्ठे 120, 12 12 12 छक 72, 12 7 84, 12 अट्ठे 96।
बारह अट्ठे 96 और यहाँ पे हासिल 6 था तो 102 अर्थात 8500 के स्थान पे यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 10,200। यहाँ पे 1500 के स्थान पे क्या आया 2400। अर्थात पहले इसकी कमाई थी 10,000, इसकी कमाई क्या थी दोस्तों 10,000 और अब कितना आया है, अब आया है 12,600 क्योंकि इन दोनों को ऐड करके तो कमाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे पहले 10,000 था तो अब 2,600 बढ़ गया। तो 2,600 बढ़ा किसके ऊपर, 10,000 के ऊपर। 10,000 के ऊपर अगर बढ़ा है तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए गुणे 100। तो यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य और 2 शून्य से 2 शून्य और यहाँ पे 1 26 में 26 अर्थात 26%। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, दोस्तों यहाँ पे कहा गया है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30%, अर्थात 30% का मान हम जानते हैं 3/10 होता है और अर्थात जब बढ़ा है तो 10 में 3 की वृद्धि होगी, अर्थात पहले 10 था तो अब 13 हो जाएगा। और कहा है अगले वर्ष 15% की कमी होती है। कमी मतलब 3/20 अर्थात 20 के ऊपर 3 की कमी। तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 में 3 की कमी अर्थात 17। तो इन दोनों का गुणा 200 के ऊपर 17 तिया 51, 17 के 17, 17 5 22, 17 5 22, 17 5 22, 17 तिया 51 हासिल 5, 17 के 17, 17 5 22 अर्थात 200 के ऊपर 21 की वृद्धि, 200 के ऊपर 21 की वृद्धि। और यहाँ पे 221 का मान दिया हुआ है 11,050। तो जिसका मान दिया रहता है उससे हम भाग करते हैं और जिसका मान ज्ञात करना रहता है उससे हम गुणा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यह हमारा जो है 2 पंचे 10 अर्थात इसी का 50 गुना है, इसी का 50 गुना है और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 3 शून्य अर्थात यह हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा यह है एक सिलेंडर की त्रिज्या, अगर त्रिज्या की बात की गई है तो यहाँ पे आयतन की, यहाँ पे कहा है आयतन में। आयतन सिलेंडर अर्थात बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और कहा है त्रिज्या में 120% बढ़ जाती है। त्रिज्या 120% बढ़ जाती है तो हम जानते हैं 120% का मान होता है 6/5 अर्थात 5 के ऊपर 6 की वृद्धि। और कहा है 40% तक उसकी ऊंचाई कम हो जाती है अर्थात 40% का मान होता है 2/5 अर्थात 5 के ऊपर 2 की कमी। तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों देखते हैं अगर पहले 5 था तो अब 5 में 6 की वृद्धि अर्थात 11 और ये 2 बार होगा क्योंकि r का स्क्वायर होता है और यहाँ पे 5 के ऊपर 2 की कमी अर्थात 3 यहाँ पे। तो इसका 3 बार गुणा तो 125 और यहाँ पे 121 तिया 363 और इसका अंतर
कहा है पहले अगर हमारा 125 था तो अब 163 हो गया है। कितने 363 हो गया है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों? तो यहाँ पे देखते हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो अब जब इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ही पता चलेगा हमारा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं 8, 8 5 13, 8 5 13 और यहाँ पे 5, 5 में से 2 गए 3 और यहाँ पे 3 में से 2 बटे किसके ऊपर? 125 के ऊपर। और यहाँ पे प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100, तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100। यहाँ पे हम जब गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 3 4 तिहाई 12, 12 4 तिहाई 12, 12 3 15 और 4 दूनी 8, 8 1 9, 8 1 9 और यहाँ पे बटे में 5, तो 5 1 के 5, 5 1 के 5, 5 9 45, यहाँ पे 0.4 अर्थात दोस्तों हमारा 190.4%, 190.4% आंसर आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 32% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? दोस्तों यहाँ पे हमको देखने योग्य बात यह होती है कि दोनों के साथ कौन सा डाटा दिया है। अगर दोनों के साथ वाले डाटे के साथ हम चलेंगे तो हमारा आंसर बहुत ईजी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे अनुत्तीर्ण का, दोनों के साथ अनुत्तीर्ण का डाटा दिया गया है तो हम सबको अनुत्तीर्ण में बदलेंगे। अगर यहाँ पे 54% विज्ञान में उत्तीर्ण हैं तो यहाँ पे 46% अर्थात अनुत्तीर्ण है। यहाँ पे दिया ही गया है 42%, यहाँ पे दिया ही गया है 42%। और पूछा गया है तो इसका फार्मूला होता है ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दोस्तों इसी पे रखते हैं तो यहाँ पे 46 प्लस 42 माइनस 32 तो यहाँ पे आएगा 42 10 46 56% अर्थात दोनों में अनुत्तीर्ण है। 56% दोनों में अनुत्तीर्ण है। अगर दोनों में अनुत्तीर्ण है 56%, अगर दोनों में अनुत्तीर्ण है 56% तो उत्तीर्ण कितने होंगे? उत्तीर्ण 100 में से हम जब घटा देंगे, 100 में से घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 44 अर्थात 44%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा यह है यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि कितनी प्रतिशत है? दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दिया है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अर्थात 40 एसपी बराबर 50 सीपी। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, अगर करते हैं तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे एसपी बटे सीपी इक्वल टू 50 बटे 40। तो यहाँ पे 0 से 0 काट देते हैं, कोई बात नहीं। अर्थात अगर हमारा एसपी 5 है और सीपी 4 है
तो यहाँ पे यह है हमारा विक्रय मूल्य, यह है हमारा क्रय मूल्य। अगर हमारा क्रय मूल्य 4 है तो 4 के ऊपर 1 की वृद्धि हुई है, अर्थात 1 का लाभ हुआ है किसके ऊपर, 4 के ऊपर, और यह 1/4 मान होता है। इसको अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ पे आएगा 25, अर्थात 25 1 के 25, 25% लाभ, 25% लाभ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा यह है, एक अधिकृत चावल व्यापारी ₹32 प्रति केजी चावल खरीदता है और इसे ₹40 प्रति केजी की दर से बेचता है, परंतु बेचते समय 1 केजी की जगह 900 ग्राम ही देता है। व्यापारी का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, तो यहाँ पे वह खरीद रहा है 32 रुपये में, कितने में, 32 रुपये में, और बेच रहा है कितने में, 40 रुपये में, 40 रुपये में। तो इनका रेशियो क्या हुआ, इनका रेशियो 8 चौक 32, 8 पंचे 40, अर्थात 4 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में बेच रहा है। और कह रहा है 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम, बेईमान था। तो यहाँ पे पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का और दे रहा है उसको 900 ग्राम, अर्थात उसकी जो है क्रय मूल्य 900 और पैसा ले रहा है 1000। तो इसका रेशियो 2 शून्य से 2 शून्य, अर्थात यहाँ पे 9 चौक 36, 9 चौक 36, और यहाँ पे 10 पचे 50। तो उसका वास्तविक लाभ यहाँ पे दोस्तों 14 रुपये, अर्थात 14 रुपये होगा वास्तविक लाभ उसका 36 रुपये के ऊपर। किसके ऊपर, 36 रुपये के ऊपर। और यहाँ पे प्रतिशत में 100, और यहाँ पे 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 25 चौका 100। अब इसको हम जब प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ पे 25 चौका 100, 25 1 के 25, 25 10 35 बटे में 9, तो यहाँ पे 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 27 और 8 35, 27 8, 9 त्रिक 27, 27 8 35, और यहाँ पे आएगा 80 हुआ। तो 9 7 63, 9 8 72, 9 8 72, और दशमलव में यहाँ पे 9, 9 8 72, लगभग 9 9 81, लगभग 38.9%, लगभग 38.9%। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 7/6 है। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो, दशमलव के 2 स्थान तक। दोस्तों, यहाँ पे कहा है क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का, अर्थात यहाँ पे यह है हमारा एसपी और यह है हमारा सीपी, यह है हमारा सीपी। तो यहाँ पे अगर इसके बराबर है तो खरीदा कितने में है, खरीदा 7 में है, और बेचा कितने में है, बेचा 6 में है। तो 7 के ऊपर 1 की हानि, 7 के ऊपर 1 की हानि, और यहाँ पे जब हम गुणे 100 करेंगे तो यहाँ पे प्रतिशत मान पता चल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं 7 1 के 7, 7 3 10, 3 7 चौक 28, और यहाँ से दिख रहा है साफ साफ कि ऑप्शन नंबर ए,
क्योंकि ऑप्शन में और कोई मान नहीं है, और कोई मान 14 के अतिरिक्त नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ पे भी इसको लिख लो। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है, मिट कहाँ है जा रहा है, चलिए देखते हैं। गरीब परिवारों को 5 लाख का यदि एक निश्चित साधारण, ओहो, यहाँ पे दोस्तों यह गरीब परिवारों का नहीं है, यह गरीब परिवारों का नहीं है, यह दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं, यह साधारण ब्याज का क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि साधारण ब्याज लिखा हुआ है। तो देखते हैं, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। दोस्तों साधारण ब्याज में एक ही तो फार्मूला होता है, एसआई इक्वल टू PRT/100, बस यही एक फार्मूला पूरे एसआई में इकलौता फार्मूला है। तो यहाँ पे कहा 2 गुना हो जाती है, अर्थात उसका अगर प्रिंसिपल P है तो उसका एसआई भी P होगा, और P इक्वल टू P गुणे R। R हमको ज्ञात करनी है, R हमको ज्ञात करनी है, और कहा है समय 13 वर्ष, समय 13 वर्ष, और बट्टे में 100, बट्टे में 100, P से P कैंसिल, और R बराबर 100 बटे 13, 100 बटे 13। तो हम जब इसको लगाएंगे तो यहाँ पे 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, और उसके बाद फिर से 13 सत्ते 91, यहाँ पे दिख रहा है 7 और यहाँ पे जब एक 9 शेष बचेगा, 9 में जब दशमलव बढ़ाएंगे तो 90 आएगा, 13 छक 78, और 7.6 से सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। कहा है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ₹558 है, तो धनराशि ज्ञात करो। दोस्तों 3 वर्षों के लिए फार्मूला होता है, 3 वर्षों के लिए फार्मूला होता है D/P R/100 स्क्वायर ब्रैकेट में R प्लस 300/100। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, धनराशि ज्ञात करने को कहा है, तो यहाँ पे P का मान हमको, प्रिंसिपल का मान हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखते हैं, 558 बटे P बराबर R दिया है 10% बटे 100 का स्क्वायर R 10 प्लस 300, 10 प्लस 300 बटे का 100। तो इसको हल करते हैं, 558 बटे P बराबर 10,100, और यहाँ पे 10,000 गुणे यहाँ पे 310 बटे 100, और 100 से 100 कैंसिल,
100 से 100 कैंसिल, और यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, और जब हम इसको काटेंगे यहाँ पे 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, और यहाँ पे 8 बार 18 बार। इसको हम जब काटेंगे तो यह जाएगा 18 बार में, और 18 गुणे 1000 अर्थात P का मान 18,000। P का मान दोस्तों 18,000। 18,000 हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। कह रहा है रुपये यक्स राशि 1/3 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/9 के अनुपात में है। तो पहले हम इसको मूल अनुपात में बदल लेते हैं। तो मूल अनुपात में बदलने के लिए दोस्तों इन सभी का लासा, और हम देख पा रहे हैं इन सभी का लासा 9 × 5 = 45, 45 × 2 = 90, अर्थात इन सभी का लासा आ जाएगा 90। तो 1/3 गुणे 90 अनुपाते 1/5 गुणे 90, और इसी प्रकार से जब इसको हम करेंगे तो 1/6 गुणे 90, 1/6 गुणे 90 अनुपाते 1/9 गुणे 90। दोस्तों यहाँ पे हम काटेंगे इसको 30 बार में, और यहाँ पे इसको काटेंगे 18 × 5 = 90 18 बार में, और यहाँ पे 15 × 6 = 90 15 बार में, और यहाँ पे 10 बार में, यहाँ पे 10 बार में। तो यह हमारा मूल अनुपात के रूप में आ गया, और कह रहा है B और D के भागों का, B हमारा ये वाला रहा, और D हमारा ये वाला रहा। तो इनके बीच अंतर कितना है? 8 का अंतर है। अगर 8 का अंतर है और कह रहा है 8 का अंतर 832 है, 832 है, तो यहाँ पे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 8 चौक 32, अर्थात 1 बराबर 104। और पूछा क्या गया है? पूछा है यक्स का मान ज्ञात करो, अर्थात 104 गुणे इन सभी का योग, यहाँ पे 8 × 5 = 13, 8 × 5 = 13, हासिल 1, तो 4 5 6 और 7, अर्थात 73 का मान हमको ज्ञात करना है। 73 का मान हमको ज्ञात करना है। देखते हैं 3 चौक 12, और 3 चौक 12 से अगर इकाई का अंक देखते हैं तो 3 चौक 12, और यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ यही 1 है जिसके इकाई का स्थान 2 है। तो इकाई का स्थान 2, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक वॉलेट में 10 रुपये और 50 रुपये मूल्य वर्ग के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या 12 है। रुपये 10 और रुपये 50 के नोटों की संख्या का अनुपात 1:2 है। तो वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं? दोस्तों कहा है 1:2 के अनुपात में, अर्थात कोई भी नोट हो तो यहाँ पे तो 3 बराबर दिया हुआ है 12, 3 बराबर दिया हुआ है 12, तो 4 × 3 = 12, तो 1 का यहाँ पे 4 और यहाँ पे इसका 8, और कहा है यह 50 का है और यह हमारा 10 का है, तो कहा है कुल कितने हैं? तो ऐड कर देंगे 40 + 8 × 5 = 40, 400। आंसर हमारा हो जाएगा 440।
ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहा है ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। 5:8 है, अर्थात 5:8 के अनुपात में है। यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, अर्थात इसका मान यहाँ पे कुछ न कुछ छिपा रहता है, तो मान लेते हैं x छिपा रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं बटे 8। और कह रहा है सब में, इन दोनों में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो ए और बी का अनुपात 2:3, अर्थात 2/3 हो जाता है। 2/3 हो जाता है। ए और बी का योगफल क्या है? ए और बी का योगफल क्या है दोस्तों? देखते हैं। तो यहाँ पे है, यह फल नहीं है, यह योगफल है। योगफल। तो दोस्तों देखते हैं क्या होगा आगे। अब इसका तिरछा गुणा, तो यहाँ पे 3 × 5 = 15x प्लस 15 बराबर 8 दूनी 16x प्लस 10। 8 दूनी 16x प्लस 10। यहाँ पे x बराबर 5, x बराबर 5। तो यहाँ पे 8 × 5 = 13, 8 × 5 = 13, इन दोनों का योग ही तो ज्ञात करना है दोस्तों। तो 8 × 5 = 13, तो गुणे 13, और यहाँ पे 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, अर्थात ए बी से अर्थात b - a बराबर 8 वर्ष। b - a बराबर 8 वर्ष। ए बी से 8 वर्ष छोटा है। तो दोस्तों यदि 4 वर्ष पहले, या तो इसका वर्तमान आयु है या तो इसका वर्तमान आयु है, और कहा है यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 थी, 1:2 थी, तो यहाँ पे तो वर्तमान आयु देख लेते हैं। अगर यह 4 वर्ष पहले थी तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x और इसको 2x। तो यहाँ पे कहा है 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले का मतलब है x में +4 और यहाँ पे 2x में प्लस का 4 और कह रहा है इन दोनों में 8 वर्ष का अंतर है, अर्थात अगर हम इसमें 8 जोड़ देंगे, अगर हम इसमें 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पे यह इसके बराबर हो जाएगा, यह इसके बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं, हल करें। तो यहाँ पे आया x और x का मान यहाँ पे एक कैंसिल 8, x बराबर 8 और कहा है, पूछा क्या गया इसमें, पूछा है a की वर्तमान आयु क्या है, a की वर्तमान आयु क्या है, अर्थात यहाँ पे छोटे वाले का उम्र हमारा पूछा है। वर्तमान आयु हमारा इसका है, वर्तमान आयु इसका हमारा है x + 4, अर्थात x का मान आया है 8 और प्लस का 4, अर्थात 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहा गया है कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष बाद रुपये 14,880 और 5 वर्ष बाद रुपये 16,800 हो जाती है। उसी राशि के लिए
10% वार्षिक ब्याज की दर पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात करो। दोस्तों यहाँ पे तो पहले हम देखते हैं इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 20, इन दोनों का अंतर देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 16,800 माइनस 14,880, 880, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, अर्थात 1920 का अंतर है। अगर 1920 का अंतर है तो इनके बीच का अंतर 2 वर्ष है। अगर यह 3 वर्ष और यह 5 वर्ष तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 9 18, 2 2 9 18, 2 छक 12, अर्थात एक साल में यह 960 रुपये बढ़ रहा है। एक साल में 960 रुपये बढ़ रहा है। तो 3 साल में कितना बढ़ा होगा? तो 3 साल में कितना बढ़ा होगा? तो 3 साल में कितना बढ़ा होगा? 3 शून्य शून्य, 3 छक 18, 9 तिरिक 27, 27 एक 28, अर्थात 2880 रुपये बढ़ा होगा। 2880 रुपये बढ़ा होगा। तो 3 साल का मिश्र धन हमारा क्या था? मिश्र धन हमारा 14,880 था। तो 14,880 में से 2,880 निकाल देंगे तो हमारा आएगा 12,000। क्या आएगा दोस्तों? 12,000। और कहा है 10% की वार्षिक ब्याज, 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में, अर्थात 10 चौक 40%, 40%। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 12 चौक 48, अर्थात यहाँ पे 4800। क्या आएगा दोस्तों? 4800। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दो समान राशियां क्रमशः 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली जाती हैं। पहले राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई और प्रत्येक स्थिति में राशि 1105 रुपये थी। प्रत्येक योजना में कितनी राशि रुपये में उधार ली गई? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है अगर दोनों का ब्याज समान प्रतिशत आया है, दोनों का ब्याज समान प्रतिशत आया है और कह रहा है उनके समय में सिर्फ और सिर्फ 2 की उधारी है, 2 की गैप है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 10 दूनी 20 करेंगे, अगर 10 दूनी 20 करेंगे तो यहाँ पे 20% तो 6 चौक 24 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इसको 10 तियां 30 करेंगे, 30%, और तो हमको इसको 5% अर्थात 5, तो यह भी हमारा 30% हो जाएगा दोस्तों। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ पे 6 पंचे 30, अर्थात पहले 6% की दर से जो दिया गया था वह हमारा 5 वर्ष के लिए दिया गया था, और यहाँ पे जो 10% के लिए दिया गया था वह हमारा 3 वर्ष के लिए दिया गया था। तो आगे देखते हैं। और यह जो दिया गया है 1105 रुपये दिया गया है, 130% का मान, 130% का मान। तो जिसका मान दिया रहता है उससे हम भाग करते हैं, और जिसका मान ज्ञात करना रहता है उससे हम गुणा करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 13 पचे 65, 13 अट्ठे 104, 13 पचे 65, तो 850 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, 850। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है रुपये 50,000 की एक राशि पर 2 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज रुपये 4,000 प्राप्त होता है।
इस राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों अगर हम इसको फार्मूले से लगाएंगे तो हमारा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम छोटे में इसको करेंगे। कह रहा है 2 वर्ष में, अर्थात एक वर्ष में ब्याज हमारा कितना आया होगा, इसका आधा अर्थात 2000 और 2000 आया है 50,000 के ऊपर, अर्थात 50,000 का कितना प्रतिशत, 50,000 का कितना प्रतिशत गुणे 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 चौक 20, अर्थात दर कितनी थी दोस्तों, दर हमारी आई है 4%। दर हमारी आई है 4%। यहाँ पे जब पहले वर्ष में 2000 बढ़ेगा और दूसरे वर्ष में ब्याज का भी ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है। और यहाँ पे 2000 का हम अगर 4% निकालेंगे, 4% निकालेंगे तो यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य और 20 चौक 80, अर्थात पहले तो 4000 था और 80 बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 4000 में 80 की बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है। मूलधन कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं तो 2 वर्षों के लिए फार्मूला होता है D/P = R/100 वर्ग। दोस्तों यह हमारा फार्मूला होता, और डिफरेंस डी बोलो तो डिफरेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे 25 डिफरेंस कहा गया है, और P बराबर 5/100 इसका स्क्वायर, तो 25/P बराबर 5×25 और 100 × 100 अर्थात 10,000। तो 25 से 25 कैंसिल, P बराबर 10,000 दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 होता है। यदि तो दोस्तों इस केस में हम n के स्थान पे जो हमारा शेष बचता है उसी को हम मान लेते हैं, वह हमारी संख्या रही होगी। तो यहाँ पे कह रहा है 5n, तो 5 × 3 बराबर 15, और कह रहा है 7 से विभाजित करें। अगर हम इसको 7 से विभाजित करेंगे तो 7 1 के साथ 7 दूनी 14, शेष हमारा 1 बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 75 × 73 × 78 × 76, 75 × 73 × 78 × 76 को 34 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखते हैं, अगर हम इसको 34 से भाग देंगे तो यहाँ पे दोस्तों होता है प्लस का रिमाइंडर और माइनस का रिमाइंडर। तो यहाँ पे अगर हम 34 से भाग देंगे तो इसका प्लस का रिमाइंडर कितना आएगा, पहले में यहाँ पे आएगा 34 दूइयाँ 68, और यहाँ पे बचा हमारा प्लस का 7, और यहाँ पे 34 दूइयाँ 68, तो प्लस का 5, तो यहाँ पे 34 दूइयाँ 68, तो प्लस का 10, यहाँ पे प्लस का 8। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 × 5 = 35 गुणे 10 × 8 = 80, और हम इसको 34 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 गुणे 68 और 12 80, 68 और 12 80, तो 12 1 के 12 हमारा शेषफल हो जाएगा। 12 1 के 12 हमारा शेषफल हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहा गया है, यदि यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/4 का 1/5 1/5 35 है, तो उस संख्या का 7/8 क्या होगा। दोस्तों अगर 1 का मान 35 है तो 5 का मान क्या होगा, 5 का मान क्या होगा। और 5 का मान इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 35 में 5 से गुड़ा और कह रहा है 1/4 का, यह मान 1 का है तो यहाँ पे 4 से गुड़ा, यहाँ पे 4 से गुड़ा और 5 योग 20 तो 700। वह संख्या हमारी रही होगी 700। क्या रही होगी दोस्तों, वह संख्या रही होगी हमारी 700। और कहा है 7/8 क्या होगा, इसका 7/8 अर्थात 7 गुणे 8, 7 गुणे 8 क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, 7 सते 49/8, 49/8। तो 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 छक 48, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10, 1 और आया यहाँ पे 2, 8 8 दूनी यहाँ पे आया आंसर 612.5, 612.5। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यहाँ पे हम जान रहे हैं 612 और ऑप्शन में 612 कोई दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे यूपीपी में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर मिल जाएंगे। तो इसको हल करने का तरीका यह होता है भागयोग, को का भागयोग। तो पहले कोष्ठक उसके बाद का, पहले कोष्ठक उसके बाद का, तो उसके बाद यहाँ पे को का भागयोग। पहले यहाँ पे दोस्तों को का भागयोग जो होता है, को का भागयोग दोस्तों, को मीन्स होता है यहाँ पे कोष्ठक, को मीन्स होता है यहाँ पे कोष्ठक। और ये का होता है गुणा, का होता है गुणा। यहाँ से भाग और गु से गुणा और जो से जोड़, घ से घटा। दोस्तों यही रूल इसमें लगाया जाएगा, यही रूल इसमें लगाया जाएगा। तो देखते हैं पहले हम छोटे ब्रैकेट को तोड़ेंगे। छोटे ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो इसको पहले हम मूल रूप में लिखेंगे, इसको पहले हम मूल रूप में लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 2 दूनी 4 1 5, तो 5/2, 5/2। तो यहाँ पे इन दोनों का लासा, इन दोनों का लासा होगा 4। जब 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2। तो 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/4, 13/4। इसको हम जब हल करेंगे तो आएगा 13/4। और यह ब्रैकेट तो टूट गया और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 4 3 12 1 13, 4 3 12 1 13/3। जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा यहाँ पे 13 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 3 39, 13 3 39। तो 13/12, 13/12। इन दोनों का अंतर आएगा 13/12। यहाँ तक दोस्तों हम लोग हल कर चुके हैं और पाए हैं 13/12। तो आगे देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। तो 6 दूनी 12, 12 1 13, 12 1 13/6, 13/6। यह है भाग के रूप में, यह है भाग के रूप में। जब हम इसको गुणा के रूप में बदलेंगे तो यहाँ पे 13/6 गुणे 12/13, 13 से 13 कैंसिल, 2 6 12 अर्थात यहाँ पे 2 बराबर 2। यहाँ तक दोस्तों हम लोग हल कर चुके हैं और पाए हैं 2, पाए हैं 2। जब हम इसको हल करेंगे 9 चौक 36, 36 3 39, 39/4,
4 और यह भाग में है, यह भाग में है, तो जब हम इसको भाग से गुणा में करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2, 1/2 और यहाँ पे 39/4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपये अधिक मिलते। 12% लाभ कमाने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। अच्छा ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति है, पहले उसको हानि हो रही है, अगर वह कुछ रुपए में ज़्यादा बेचता है तो उसको इतने प्रतिशत की लाभ होता है, तो पहले वह अपना हानि कवर करेगा, उसके बाद तब लाभ आएगा। तो दोस्तों अर्थात इसका मतलब यह दिया गया, इन दोनों का जोड़ के बराबर है हमारा, कहाँ गया पैसा, 52 रुपये 50 पैसे। तो इन दोनों का जोड़ होगा हमारा 18.5 और यह दिया गया है 92, इसके बराबर दिया गया है दोस्तों 92.50। तो 1% का मान 92.50 बटे 5 और गुणे किसका मान ज्ञात करना है, 12%, अर्थात 112%। तो यहाँ पे दोस्तों दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा और जब इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 0, कट जाएगा। और हम इसको जब काटेंगे 5 से काट दें, 5 तियां 15, 5 सते 35, यहाँ पे हाँ काट दें तो 5 1 5, 5 8 40, 5 5 25। यहाँ पे देख पा रहे हैं तो 3 5 15, 5 7 35, तो यहाँ पे 5 बार में, क्योंकि तो 5 3 15 150, 7 5 35 अर्थात 185। तो यहाँ पे आ जाएगा 560, क्योंकि 12 पंचे 60 और 100 पंचे 500, आंसर हमारा आ जाएगा 560। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहा गया है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के 5:8:1 के अनुपात में हैं। यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत ₹55 है तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है, इसको पहले हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। रुपए में जब कन्वर्ट करेंगे तो यह 50 पैसे का मान है तो यह हो जाएगा 2.5 रुपये, और 25 पैसे का यह 2 रुपये और यह 1 रुपये, तो यहाँ पे इसका मान आया 2 4 1 5, 5.5 रुपये और दिया गया है बैग में 55 रुपये। तो यहाँ पे अगर हम एक मुट्ठी पैसा निकालेंगे तो आएगा 5.5, तो 55 रुपये निकालने के लिए इससे भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10, अर्थात हम 10 बार अगर निकालेंगे तो हमारा 55 रुपये आ जाएगा। एक बार में 50 पैसे के 5 सिक्के, 25 पैसे के 8 सिक्के और 1 रुपये का 1 सिक्का आ रहा था।
तो अगली बार देखेंगे यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा है 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो यहाँ पे 10 और गुणे 8, 10 गुणे 8 बराबर 80 सिक्के, अर्थात 80 सिक्के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। गुरुजी अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 90 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 90 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। अगर 60% लड़कियां हैं दोस्तों, यहाँ पे 60% का मान होता है, 60% का मान होता है 3/5, 3/5। अगर लड़कियां हैं 3 तो लड़के कितना होंगे, लड़के होंगे 2, लड़के होंगे 2। और कहा है लड़कों का औसत अंक, लड़कों का औसत अंक पहले हम देख लेते हैं लड़के कितना है और लड़की कितना है। लड़के हमारे पूरे विद्यार्थी हमारे हैं 90, तो 18 बचे 90, 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54 और 18 दूनी 36, अर्थात लड़के हैं 36, लड़कियां हैं 34। तो आगे देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है लड़कों का औसत अंक 63 है, लड़कों का औसत अंक 63 है, लड़कों का औसत अंक 63 है और लड़कियों का औसत अंक 70 है, लड़कियों का औसत अंक 70 है, 70 है। पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात करें, पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात करें, पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी संख्या हमारी क्या आएगी, 90 आएगी, 90 आएगी ना। तो यहाँ पे तो हम जब गुणा करेंगे, यहाँ पे हम जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2, 7 पचे 35, 2 37, 7 पचे 35, 35 2 37 प्लस यहाँ पे 63, यहाँ पे 63, तो 36 18, 6 6 36, 36 18, 6 6 36। तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं दोस्तों, 36 गुणे 63, तो 36 18, 36 18, 3 3 9 1 10, 6 6 36, 36 18, 18 3 21, 18 3 21। यहाँ पे 8 6 2 2, 8 6 2 2 दोस्तों, 2 प्लस 8 6 और 8, 3 6 18, 3 3 9, 6 6 36, 36 18 3 21 दोस्तों बटे 90। जब हम इसको ऐड करेंगे, जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 8 6 14, 8 6 14, 7 2 9 1 10 और 3 2 5, 3 2 5 1 6 बटे 90। जब हम इसको काटेंगे 9 से, जब 9 से हम इसको जब 90 से इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 छक 54, 9 छक 54 और काट लेते हैं दोस्तों, 9 छक 54 बचा हमारा 6, 9 छक 54 तो बचा हमारा 6। उसके बाद यहाँ पे आया 64, 9 7 63, 9 7 63 और यहाँ पे 6 और 7 से 67 से मिलकर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी या हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन
कहा गया है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं औसत 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 मतलब बीच वाली संख्या, औसत मतलब बीच वाली संख्या। अगर 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है तो बीच वाली संख्या हमारी 20 है, बीच वाली संख्या हमारी 20 है। तो अर्थात यह हमारी पांचवी संख्या है, यह हमारी पांचवी संख्या है। चार संख्याएं इधर हैं और चार संख्याएं इधर है, चार संख्याएं इधर है। तो यहाँ पे 19, यहाँ पे 18, यहाँ पे 17 और यह 16। तो सबसे छोटी वाली संख्या क्या हुई हमारी 16, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमको परीक्षा में समय बचाना है, समय बचाना है, समय के ऊपर विशेष ध्यान देना है, समय के ऊपर विशेष ध्यान देना है। तो आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आगे हमारा यह कहा है 2 3 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तृतीयानुपाती क्या होगा। तृतीयानुपाती मतलब यह होता है दोस्तों ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी, बी अनुपाते सी। तो यह दिया गया है 2 अनुपाते 3, तो समानुपाते 3 अनुपाते यक्स होगा, होगा कि नहीं होगा दोस्तों, होगा ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2/3 बराबर 3/यक्स, 3/यक्स। और यक्स बराबर आ जाएगा हमारा 3 त्रिका 9/2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। और कहा है यहाँ पे अगले क्वेश्चन में 0.8 कामा 0.2 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती होता है रूट में ए बी। अगर कोई भी संख्याएं ए बी के रूप में हैं, ए बी के रूप में है तो इनका मध्यानुपाती होगा रूट में ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो यहाँ पे ए के स्थान पे 0.8 गुणे बी के स्थान पे 0.2 दिया गया है। तो इसको हम जब करेंगे तो आएगा 0.8 दूनी 16, 8 दूनी 16, क्योंकि 2 अंक पे हमारा यहाँ पे दशमलव आ जाएगा और इसका मान होता है, इसका रूट होता है 0.4, 0.4। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस प्रकार से, हाँ इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म हुए। आगे देखते हैं कि क्या कैसे आपके लिए और कोई मैराथन। तो दोस्तों बस यही इतना। जय हिंद,